हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 से पहले हमारे पास कुछ थ्योरीज है, इस थ्योरी को देखना है, समझना है। ये क्लास 11th का थ्योरी है, ठीक है। इसको देख लें। अगर कोई ये वक्र है, ठीक है, ये एक वक्र है और इस वक्र के किसी भी बिंदु से, कहीं पे भी बिंदु हो इस वक्र पे और उससे एक स्पर्श रेखा गुजर रहा हो, ठीक है। तो वक्र के किसी बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे एक वक्र पे बिंदु है एक्स वाई और इस पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना है। स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा और इसकी प्रवणता निकालते हैं तो क्या होता है, या तो आप प्रवणता बोले या ढाल बोले, ठीक है, या इसको आप स्लोप बोले, ठीक है ना। तीनों ही एक ही चीज़ है, प्रवणता बोले, ढाल या स्लोप, तीनों ही एक ही चीज़ है। अगर कोई बिंदु एक्स वाई है तो उसकी प्रवणता जो होगा या ढाल जो होगा वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स होगा। बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स। एक तो ये तरीका है कि एक बिंदु पता है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये रेखा जो है एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो इसका जो ढाल होगा या स्लोप या प्रवणता जो भी बोले, ये तीनों ही tan थीटा। एक दूसरा तरीका ढाल निकालने का, या तो आपको एंगल पता हो, ठीक है, एंगल अगर पता हो तो आप ढाल निकाल सकते हैं। दूसरा एक तरीका कि आप उस रेखा पे दो बिंदु पता होना चाहिए, ठीक है, आपको उस रेखा पे दो बिंदु अगर पता हो, एक बिंदु का नाम x1 y1, दूसरा का x2 y2, तो ढाल क्या हो जाएगा, ढाल y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होगा, ठीक है। ढाल क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। या तो दो बिंदु से आप ढाल निकाल सकते हैं, या आपको एंगल पता है तो ढाल निकाल सकते हैं tan थीटा लगाकर। यहाँ पे अगर 30 डिग्री होता तो tan 30 डिग्री लिखते, या नहीं तो आपको किसी बिंदु x, एक ठो बिंदु पता है, वो स्पर्श बिंदु है, किसी वक्र का स्पर्श बिंदु है, तो आप वहाँ से भी ढाल निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, उतार ले इन्हें। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 0 और 2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होता है वो हम बताएं डी वाई बाई डी एक्स होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर होता है, ठीक है। वक्र का समीकरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, माना कि किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy बाई डी एक्स जो है वह और उस बिंदु के y निर्देशांक, मतलब ये जो बिंदु है इस बिंदु का y निर्देशांक का गुणनफल, स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक, तो y निर्देशांक ये है, ये x निर्देशांक है, y निर्देशांक का गुणनफल जो है, गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। उस बिंदु के, ये बिंदु का x निर्देशांक है और इसी के ही बराबर है ये। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल और x निर्देशांक के बराबर है, कर दिए। और ये बिंदु जो है इससे होकर गुजर रहा है, ये वक्र इससे होकर गुजर रहा है बिंदु 0 से 0-2 से 0-2 से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या निकालना है, वक्र का समीकरण निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे y को पहले लिख लेते हैं और dy, इस dx को उधर कर लेंगे तो x dx, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड y dy इज इक्वल्स टू x dx। y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू x का होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ठीक है। अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, y स्क्वायर बाई 2 अब माइनस x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू c। तो 1/2 अगर कॉमन ले लेंगे तो होगा y स्क्वायर अब माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो ये 2 उधर चला जाएगा तो बचेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि वक्र जो है, चूंकि वक्र बिंदु 0-2 से होकर गुजरती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे समीकरण 1 ले लेंगे। समीकरण 1 में x इज इक्वल्स टू 0 तथा y इक्वल्स टू -2 रखने पर x की जगह में रखना है -2 का स्क्वायर, माइनस x की जगह में रखना है 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c। तो यहाँ से मिलेगा 4 इज इक्वल्स टू 2c, 2 दूनी 4, c का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण 1 में c का मान रखने पर c का मान रखेंगे तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी का मान 2, तो इसलिए y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, उतारे। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु xy पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना -4 और -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दोगुनी है। यदि वक्र बिंदु -2 और 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु कहाँ से गुजर रहा है, वक्र कहाँ से गुजर रहा है, -2 और 1 से गुजर रहा है, ठीक है। वक्र
जो है वो -2 और 1 से होकर गुजर रहा है। इसमें कह रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जो है वो होगा dy/dx, ठीक है। तो एक वक्र के किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या हो गया, dy/dx। अब कह रहा है कि स्पर्श बिंदु, ठीक है, स्पर्श बिंदु ये जो है XY, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 और -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दोगुना। तो बिंदु -4 और -3 और XY स्पर्श बिंदु है, ये बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगा। अगर दो बिंदु है और दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अगर दो बिंदु दिया हुआ है तो उसको मिलाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। y2 का वैल्यू क्या है, y, और y1 का वैल्यू है -3, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा। x2 का वैल्यू x और x1 का वैल्यू -3। अच्छा, x1 का वैल्यू -4 है, ठीक है। तो y -3 तो +3 हो जाएगा, और x2 - x1, y2 - y1, x2 - x1, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की यहाँ पे कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बिंदु XY पर, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बिंदु XY पर, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बिंदु XY पर, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो है स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाले, बिंदु -4 और -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। तो ये बिंदु और ये बिंदु से मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता है वो क्या है, रेखा की प्रवणता की दोगुनी ये है, ठीक है ना। ये वाला इनसे दोगुना है, तो बराबर की स्थिति में 2 इधर करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 गुना ऑलरेडी है, तो बराबर की स्थिति में 2 को इधर गुना करेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है वक्र के समीकरण को निकालेंगे, बाद में ये बिंदु पुटअप कर देंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये y + 3 इधर आ जाएगा, dy/y + 3 = 2 dx उधर जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x + 4, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो dy डिवाइडेड बाई y + 3 = 2 dx डिवाइडेड बाई x + 4। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लॉग मॉड y + 3
ठीक है, और इधर हो जाएगा 2 लॉग मॉड x प्लस 4, दोनों तरफ लॉग है तो हम यहाँ पे भी लॉग ले लेते हैं log c। ठीक है, अब क्या होगा, ये log y प्लस 3 इज इक्वस टू इस 2 को ऊपर ले जा सकते हैं log x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस log c। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे log a प्लस log b लगा देंगे, तो log y प्लस 3 इज इक्वस टू log x प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू c। ठीक है, तो y प्लस 3 जो है वो बराबर हो जाएगा x प्लस 4 के होल स्क्वायर इंटू c के। ठीक है, चूंकि यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चूंकि वक्र बिंदु -2 और 1 से होकर गुजरती है, इसीलिए समीकरण 1 में x इज इक्वस टू -2 तथा y इक्वस टू 1 रखने पर तो समीकरण 1 यही है, x का मान रखेंगे, y का मान रखेंगे 1 प्लस 3 इज इक्वस टू x का मान होगा -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू c। तो यहाँ से मिल जाएगा 4 और ये यहाँ पे घट के हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू c, ये कट जाएगा, c का जो वैल्यू होगा वो 1 आ गया। अब इस c का वैल्यू जो है पुटअप कर देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में c का मान रखने पर समीकरण 1 ये है, y प्लस 3 इक्वस टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू c का मान 1, इसीलिए y प्लस 3 इज इक्वस टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, आंसर उतार ले। अब क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट। 19 क्या है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, गोलाकार गुब्बारा है और उसका आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। तो कौन बदल रहा है, तो आयतन बदल रहा है। ठीक है ना, गुब्बारा छोटा सा है और उसको जो है ना धीरे धीरे जो है ना एक स्थिर गति से धीरे धीरे जो है उसका आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या जो है वो 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद जो है 6 इकाई हो जाता है। शुरू में स्टार्टिंग में इसकी जो त्रिज्या होती है वो 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाता है। तो t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करें। तो t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, माना कि गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या जो है त्रिज्या r है, इसलिए आयतन v इज इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है,
आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन होगा आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो स्थिर परिवर्तन हो रहा है, कांस्टेंट परिवर्तन हो रहा है, धीमे एक स्थिर चाल से स्थिर समय के साथ जो है वो धीरे धीरे आयतन में परिवर्तन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली परिवर्तन हो रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतन में परिवर्तन जो है वो बराबर होगा कांस्टेंट के जहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है या अचर है, कांस्टेंट है, जहाँ के क्या है, जहाँ के जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ v का वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वस टू के 4/3 पाई डी आर क्यूब बाई डी टी इज इक्वस टू के, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का 3r² और फिर dr/dt। ठीक है, इक्वस टू के। ठीक है, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा क्या मिलेगा हमें, 4πr² dr/dt, सॉरी यहाँ पे dt को उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पे dr, तो 4πr² dr इक्वस टू के dt। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये 4π तो कांस्टेंट है, r² dr हो जाएगा इक्वस टू के कांस्टेंट है, dt हो जाएगा। ठीक है, फोर पाई r² का क्या होगा, 4πr² का r³/3। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे जो है r है। ठीक है, ये r है। ठीक, तो यहाँ पे होगा 4π r³/3 इज इक्वस टू के टी, dt का t, के टी प्लस सी। ठीक है, के टी प्लस सी। अब हम लोग लगाएंगे प्रारंभ में जब t 0 था उस समय जो उसकी त्रिज्या थी वो था 3 इकाई। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से तो 4π इंटू त्रिज्या की जगह में 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वस टू के, और t का मान 0 प्लस सी। तो यहाँ पे हो जाएगा 4π इंटू 3 3 9 27 हो जाएगा, 27/3, 3 से कटाएंगे, 3 नंबर 27 इज इक्वस टू, ये तो 0 हो गया c, इसीलिए c इज इक्वस टू हो गया 9 चौके 36 पाई, 9 चौके 36 पाई। ठीक है, ये 4π ही आ रहा था ना। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना निकला, 36 पाई। अब हम लोग समीकरण, अच्छा ये प्रारंभ में तो ये हो गया, दूसरा 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद
त्रिज्या जो है, तो टाइम जो है 3 और त्रिज्या कितना हो गया 6 इकाई हो गया 3 सेकंड बाद। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। समीकरण 1 से 4 पाई इंटू त्रिज्या का मान रखेंगे 6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और इधर हो गया के और टाइम जो है वो हो गया 3 और प्लस सी का जो वैल्यू है वो 36 पाई है, प्लस 36 पाई। ठीक, तो 4 पाई इंटू यहाँ पे 6 के 36, 36 6 के 216 डिवाइडेड बाय 3, 3 7 21, 3 दूना 6 इज इक्वस टू 3K प्लस 36 पाई। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 दूनी 8 और 4 7 28 पाई। ठीक है, इधर से 36 पाई ले आएंगे, माइनस 36 पाई इज इक्वस टू 3K। 8 में 6 गया 2 और 8 में 3 गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई इज इक्वस टू 3K। तो K इक्वस टू 252 पाई डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 8 24, 1 बचा 3 चौके 12, इसीलिए K का जो वैल्यू आया वो आया 84 पाई। ठीक है, अब समीकरण 1 में C तथा K का मान रखने पर तो समीकरण 1 में C और K का मान रखेंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई r³ बाई 3 इक्वस टू K का मान है चौरासी पाई और T का मान पता नहीं है और प्लस C का मान है 36 पाई। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे T को फ्री करने के लिए क्या करेंगे कि ये है आपका 4 पाई r³ डिवाइडेड बाई 3 और माइनस 36 पाई इज इक्वल टू 84 पाई इंटू T। एलसीएम लेंगे 3 तो 4 पाई r³ माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18 हाथ मेरा 1 और 3 3 9 और 1 10 108 पाई इज इक्वस टू 84 पाई इंटू T। ठीक है, अच्छा त्रिज्या निकालना है ना। ठीक है, इसमें त्रिज्या निकालना, T नहीं निकालना है। ठीक है, तो T सेकंड बाद उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या निकालना T नहीं। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पाई r³
इक्वस टू ये 3 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 84 पाई टी प्लस 36 पाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब को फ्री करेंगे तो 3 और इंटू हमें 4 पाई इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं, तो 4 पाई कॉमन निकालेंगे, तो 4 पाई कॉमन निकाल लिए तो 4 कॉमन निकला, 4 दूनी 8, 4 कॉमन निकला तो 4 एकम 4 पाई तो निकल चुका टी प्लस 4 नंबर 36 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई। ठीक है, इस 4 पाई को कटाने के लिए 4 पाई यहाँ से कॉमन निकाल लिए। अब ये 4 पाई और 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग इस 3 को अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, आर क्यूब इज इक्वस टू 3 को अंदर घुसा देंगे तो बन जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6 टी और 9 तिया 27 पाई। ठीक है, इसीलिए आर का जो वैल्यू होगा वो उस पर जाके हो जाएगा 63 टी प्लस 27 पाई और उस पे हो जाएगा 1/3। ठीक, 36 टी प्लस 27 पाई। अच्छा, पाई तो यहाँ पे पाई कॉमन निकाले थे तो इसमें तो उससे तो पाई तो हट जाएगा ना, ये पाई नहीं होगा। ठीक है, पाई तो कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि जो है 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपये 100 रुपये 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.6931। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मूलधन में जो वृद्धि की दर है वो 8% वार्षिक दर है। ठीक है, 8% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। 100 रुपया जो है 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है। 100 रुपया 10 वर्षों में दोगुना मतलब 200 रुपया हो जाता है। तो आर का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और 21, 20 और 21 दोनों ही एक जैसा है। 20 अच्छे से समझ लेंगे, 21 आपको आसान लगेगा। ठीक है, दोनों ही एक ही जैसा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 20, माना कि मूलधन जो है वो P है। शुरू में जो धन हमारे पास है मूलधन वो P है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन में जो परिवर्तन होगा वो समय के साथ जो मूलधन में परिवर्तन होगा वो मूलधन का 8% होगा। मूलधन का 8% परिवर्तन होगा। ठीक है, तो dp/dt इज इक्वस टू P इंटू, इसको तोड़ेंगे तो R/100 में टूटेगा। अब इंटीग्रेशन के लायक बनाएंगे तो P dP इज इक्वस टू R dt, R/100 dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा P dP इज इक्वस टू R/100 तो कांस्टेंट हो जाएगा और dt तो P का हो जाएगा P²/। अच्छा, ये P जो है इधर आएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, गुना में नहीं होगा थोड़ा सा। ये dP और ये P नीचे में आएगा, P यहाँ पे आ जाएगा R/100 और dt, ये सही है। ठीक है, P को इधर नीचे में लाना है।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो dp/p इक्वल्स टू r/100 dt। तो ये हो जाएगा log mod p इज इक्वल्स टू r/100 और dt का क्या होगा t, अब प्लस यहाँ पे log c या c सिर्फ ले सकते log p है इधर, उधर से log c वाला ले आते हैं, माइनस log c इज इक्वल्स टू RT/100, ठीक है। तो log p/c हो जाएगा इक्वल्स टू RT/100, ठीक है। अब log को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो, ऐसे करके जाएगा तो वहां पे एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, e आ जाएगा और e के ऊपर में ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे p/c इज इक्वल्स टू e RT/100, ठीक है। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू एक्सपोनेंशियल RT/100, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। प्रारंभ में जब समय 0 था तो मूलधन हमारे पास 100 रुपीज़ था, तो 100 रुपीज़ इज इक्वल्स टू c इंटू ई पे पावर r इंटू टी का मान 0 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू c ई पे पावर 0 हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू c इंटू ई पे पावर 0 1, इसीलिए c का जो वैल्यू आ गया वो 100 आ गया, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, जब टाइम 10 साल होगा तो मूलधन जो है वो 2 गुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे p के जगह में समीकरण, यहाँ पे यूज किसका किया, समीकरण 1 से 1 का यूज किया यहाँ पे, क्योंकि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से तो p की जगह में रखेंगे 200 इज इक्वल्स टू c की जगह में 100 e पे पावर r पता नहीं और t का जो वैल्यू है वो 10 साल है, डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू ई पे पावर r/10, ये और ये कैंसिल, बचा 2 इज इक्वल्स टू ई पे पावर r/10। ई को इस साइड ले आएंगे तो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से log 2, जिस तरह से हम लोग log को उस साइड भेज के क्या बन गया, e बन गया, तो e को वापस लाएंगे तो log 2 r/10 बचेगा। log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.693 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू r/10 0.6931 है, 0.6931, ठीक है। इधर हो जाएगा 0.6931 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू r, इसलिए r का जो वैल्यू होगा वो 6.931 हो जाएगा, ठीक। r का वैल्यू 6.931, ठीक है, परसेंट, ठीक, उतारे। क्वेश्चन नंबर 21
सिमिलर 20 की तरह है। 20 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें जो है 5% की जगह R% था, तो 5% को तोड़ेंगे तो ये 5/100 आएगा और कटा के फिर यहाँ पे हम लोग p को इधर भेज के इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा ये जगह p = c इंटू e⁻t/20। प्रारंभ में यहाँ पे जब समय 0 था तो समय मूलधन जो है वो 1000 रुपये था, ठीक है ना, 1000 रुपये था। तो समीकरण 1 में ये सब वैल्यू पुटअप किए तो c का वैल्यू आ गया 1000। 10 साल के बाद उसका मूलधन क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है जब मूलधन में परिवर्तन 5% हो रहा है और हम शुरू में जमा किए हैं 1000 रुपये, तो 10 साल बाद हमारा मूलधन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे c वैल्यू हो गया 10 साल के बाद, t का मान 10 साल और p = ये यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू और समीकरण 1 ये है, इसमें c का वैल्यू और t का वैल्यू रख दिए और फिर सॉल्यूशन करके यहाँ पे सॉल्यूशन किए तो 0.5 आया। e⁻0.5 का वैल्यू जो है बुक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप किए, कटा दिए, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, उतार ले। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या जो है 1 लाख है। जीवाणुओं की संख्या कितना, 1 लाख है। जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। 2 घंटे में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटा में इसकी संख्या 10% बढ़ जाता है, ठीक है। कितने घंटे में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो 10 घंटा में जो है वो 2 घंटा में 10% की वृद्धि होती है जीवाणुओं की संख्या। तो कितने समय बाद जो है वो जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। यदि जीवाणु के वृद्धि की दर जो है उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है। जीवाणुओं में वृद्धि की जो दर होती है वो उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। जीवाणुओं में वृद्धि की दर उसके उपस्थित संख्या के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 22, माना कि किसी क्षण t में जीवाणुओं की संख्या जो है, किसी क्षण t में जीवाणुओं की संख्या हम y मान लिए। किसी क्षण जीवाणुओं की संख्या जो है वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीवाणुओं की संख्या में जो परिवर्तन होगा, ये जीवाणुओं की संख्या उसमें जो परिवर्तन होगा, समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो समानुपाती होता है उस वक्त के जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती हो गया। अब यहाँ पे dy/dt लिख लिए। प्रोपोर्शनलिटी साइन टूटेगा तो क्या बनेगा, एक नया कांस्टेंट k आएगा और फिर y। प्रोपोर्शनलिटी साइन टूटा तो k आ गया, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू k dt, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू k dt। dy बाई y का हो जाएगा log mod y अब इक्वल्स टू kt अब प्लस c, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। माना कि प्रारंभ में
प्रारंभ में जीवाणुओं की संख्या x थी। मान लेते हैं शुरू में जीवाणुओं की संख्या x थी, प्रारंभ में तो टाइम क्या होगा उस समय 0 होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से जीवाणुओं की संख्या क्या है, प्रारंभ में ये जीवाणुओं की संख्या y अभी शो कर रहा है, लेकिन प्रारंभ में x था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log mod x, y की जगह x आ जाएगा और इक्वल्स टू k और t की जगह में 0 और प्लस c, इसीलिए c का जो वैल्यू आ गया वो log x आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग समीकरण 1 में c का मान रखने पर, समीकरण 1 में c का मान रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 ये है, log mod y इक्वल्स टू के टी प्लस c का जो वैल्यू है वो है log x। तो log y माइनस log x इक्वल्स टू के टी, ये हो जाएगा log y बाई x हो जाएगा इक्वल्स टू के टी। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि जीवाणुओं की संख्या 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में 10% वृद्धि होती है। तो 2 घंटा में जो है जीवाणुओं की संख्या को y है और शुरू में जीवाणुओं की संख्या x था। 2 घंटा बाद क्या होगा, जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो x प्लस x इंटू 10/100 कैंसिल, सॉल्व करेंगे तो 11x डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में y का मान रखते हैं हम। ठीक है, तो क्या मिलेगा, log y की जगह में रखेंगे 11x डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई x है इक्वल्स टू के टी, ये x कैंसिल, या log 11/10 इक्वल्स टू के टी। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अच्छा प्रारंभ में कह रहा था है ना, 2 घंटे बाद कह रहा है। ठीक है ना, 2 घंटे बाद, तो सम टाइम को भी यहाँ पे 2 रख लेंगे, टाइम हमारा 2 हो जाएगा 2, इसलिए जो k का जो वैल्यू आया वो 1/2 log 11/10। ठीक है, ये अब समीकरण 2 में 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से फिर से
तो log y बाई एक्स इक्वस टू के का वैल्यू ये आ चुका है 1/2 log 11/10 और मल्टीप्लाइड t। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग समीकरण, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में प्रारंभ में x का मान कितना था, 1 लाख। x इक्वल टू 1 लाख और तथा y इक्वल टू रखेंगे 2 लाख। तो समीकरण 3 में x का मान इतना और y का मान इतना रखने पर जब आप रखेंगे तो मिलेगा log y के जगह में 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, x के जगह में 1 लाख इक्वस टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log 2 इक्वस टू 1/2 log 11/10 इंटू टी। इसीलिए या एक बार इसको 2 इधर आ जाएगा तो 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। इसीलिए t जो होगा वो होगा 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 11/10। ठीक, ये यही t है जिस वक्त 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 log 2 log 11/10। ठीक है, उतारे। क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.3 का। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू एक्सपोनेंशियल पे पावर x प्लस वाई। ठीक है, अवकल समीकरण यही है, इसको व्यापक हल निकालना है। ठीक है, आसान है काफ़ी व्यापक हल निकालना। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वस टू, इसको लिख सकते हैं e पे पावर x इंटू e पे पावर y। अब ये dy डिवाइडेड बाय e पे पावर y आ जाएगा इक्वस टू एक्सपोनेंशियल x dx। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, e पे पावर माइनस y dy इक्वस टू एक्सपोनेंशियल x dx। इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा e पे पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वस टू एक्सपोनेंशियल x dx। तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय -1 इक्वस टू e पे पावर x और प्लस c। ठीक है, तो माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई और इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल x इज इक्वस टू c। माइनस अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो होगा एक्सपोनेंशियल x और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इक्वस टू सी। तो एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इज इक्वस टू माइनस सी। इसको C1 बोल दें,
को C1 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं c, और जहाँ कह सकते हैं कि c क्या है, c है माइनस C1, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस वाई इक्वल्स टू c, ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आंसर उतार ले।